नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। खबरें देख लेते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में प्रकाश और कमल जागृत व्यक्ति के अवशेष शीर्षक से आयोजित भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरावा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। इससे पहले प्रधानमंत्री ने संस्कृति और बौद्ध धर्म के प्रति उत्साही लोगों से प्रदर्शनी में आने और पिपरावा की पवित्र विरासत देखने का अनुभव प्राप्त करने का आह्वान किया। प्रदर्शनी में नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में संरक्षित पिपरावा के प्रमाणिक अवशेष और पुरातात्विक सामग्री भी शामिल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन अमित शाह सबसे पहले गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह श्री विजयपुरम ITF फील्ड में नई न्याय संहिता पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अमित शाह नेताजी स्टेडियम में अंडमान निकोबार सरकार के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां आज वो वेल्लोर स्वर्ण मंदिर में श्री शक्ति अम्मा की 50वीं स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। वे चेन्नई के ट्रिप्लिकेन स्थित कलायवनार अरंगम में 9वें सिद्ध दिवस समारोह में भाग लेंगे। बता दें कि उपराष्ट्रपति ने कल चेन्नई स्थित डॉक्टर MGR शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान के 34वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इसके बाद ताज कोरोमंडल में रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली विधानसभा में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और पंडित मदन मोहन मालवीय की तस्वीरों का अनावरण करेंगे। नेशनल कैडेट कोर के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स दिल्ली कैंट के करियप्पा परेड कैंप में NCC रिपब्लिक डे कैंप 2026 और पिछले 1 साल में इसकी उपलब्धियों के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रयागराज में माघ मेला 2026 में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंचे। माघ मेला प्रयागराज में आज से शुरू हुआ और 15 फरवरी को खत्म होगा। प्रयागराज में माघ मेला करीब 40 से अधिक दिनों तक चलेगा और इसका समापन महाशिवरात्रि के दिन होगा। इस पूरे कालखंड में कई प्रमुख स्नान पर्व, धार्मिक अनुष्ठान और त्योहार मनाए जाएंगे। मेले की व्यवस्थाओं पर बोलते हुए प्रयागराज के मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कहा कि सभी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सभी लोग सुविधा अनुसार यहां पर स्नान कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा कि माघ मेले के शुभारंभ और पावन पौष पूर्णिमा की सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावित्रीबाई फुले को नमन किया। एक्स पर लिखा कि सावित्रीबाई फुले की जयंती पर हम एक ऐसी महान हस्ती को याद करते हैं जिनका जीवन सेवा और शिक्षा के जरिए समाज को बदलने के लिए समर्पित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। एक्स पर लिखा कि रानी वेलु नाचियार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। उन्हें भारत की सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने साहस और रणनीतिक कुशलता का परिचय दिया। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग मतदाता सूची में सुधार को लेकर लगातार काम कर रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले हर वैध मतदाता को मताधिकार का अवसर मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए आयोग जागरूकता अभियान चला रहा है। पश्चिम बंगाल देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर SIR की प्रक्रिया के दौरान ममता सरकार और चुनाव आयोग के बीच तल्खी का दौर खत्म नहीं हो रहा है। चुनाव आयोग पर FIR से लेकर वोट चोरी के आरोप के बीच एक नया मामला सामने आया है। चुनाव आयोग ने साफ किया कि उनका मकसद वोटर लिस्ट को साफ सुथरा रखना है, लेकिन किसी बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को तकलीफ नहीं पहुंचानी है। इस बीच चुनाव आयोग ने नए आंकड़े जारी किए हैं। आयोग के अनुसार पहले 1 करोड़ 36 लाख से अधिक मामलों में गड़बड़ी की आशंका जताई गई थी, जिनका सत्यापन किया गया। देश में उद्यमिता और MSME क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए हिमाचल सरकार 8 से 5 जनवरी तक शिमला में
हिम एमएसएमई फेस्ट 2026 का आयोजन करने जा रही है। अहमदाबाद में अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो का 14वां एडिशन शुरू। फ्लावर शो 1 जनवरी को आम जनता के लिए खुल गया था और आगामी 22 जनवरी तक चलेगा। अहमदाबाद इंटरनेशनल फ्लावर शो में भारत की एक गाथा की थीम रखी गई है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय एकता और आधुनिक भारत की झलक को दर्शाती है। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस 2026 की परेड रिहर्सल चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था और अनुशासन के बीच सेना, पुलिस और अन्य विभागों के जवान अपनी तैयारी में जुटे। गृह मंत्री अमित शाह ने नारी शिक्षा और सामाजिक सुधारों की अग्रदूत सावित्रीबाई फुले जी की जयंती पर उन्हें नमन किया। एक्स पर लिखा कि सावित्रीबाई फुले जी ने महिलाओं की शिक्षा के मूल अधिकार से जोड़कर नारी सशक्तिकरण को नई दिशा दी। आयुष मंत्रालय आज चेन्नई के कलाईवानार अरंगम में 9वें सिद्ध दिवस का आयोजन करेगा। वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध विषय पर आधारित ये समारोह सिद्ध चिकित्सा के जनक माने जाने वाले ऋषि अगस्त्य की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली में साहित्य, संस्कृति और विचारों का महाकुंभ शुरू हो गया है। इसका उद्देश्य भारतीयता, संस्कृति और साहित्य का समागम करना। इस 3 दिवसीय महोत्सव में 40 से ज्यादा पुस्तकों का लोकार्पण, 6 बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम, 2 बड़े कवि सम्मेलन और 100 से ज्यादा वक्ता शामिल होंगे। इस महोत्सव में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि ग्रैब के चरण 3 के तहत प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में सख्ती और प्राथमिकता जारी रहेगी। वस्त्र मंत्रालय 8-9 जनवरी को असम के गुवाहाटी में राष्ट्रीय वस्त्र मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन करेगा। सम्मेलन की थीम भारत का वस्त्र उद्योग, विकास, विरासत और नवोन्मेषण का संगम। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रायोजित इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए केयर रेटिंग्स लिमिटेड द्वारा दीर्घकालिक बैंक सुविधाओं के लिए AAA रेटिंग प्राप्त की है। IPS अधिकारी मुकेश सिंह को शुक्रवार को लद्दाख का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। उन्होंने SD सिंह जामवाल की जगह ली। भारत जल्दी ही ड्रोन के निर्माण में प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एक मिशन शुरू करेगा, जो उत्पाद वितरण से लेकर युद्ध तक के अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार कई कल्याणकारी योजनाओं पर काम कर रही है। भारत सरकार ताजे पानी, खारे पानी और समुद्री क्षेत्रों में स्वदेशी मछलियों के प्रचार प्रसार पर जोर दे रही है। देश की विविध जलवायु और जलीय पारिस्थितिकी में 2800 से अधिक स्वदेशी मछली और राशंख जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। सरकार ने भारतीय प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना और मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष के तहत इन प्रजातियों के उत्पादन और प्रचार को बढ़ावा देने के लिए बीज, चारे और प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्वदेशी मछलियों पर अनुसंधान कर रही है। इसमें उनकी जैविकी, प्रजनन, आनुवंशिक सुधार और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण की रणनीतियां शामिल हैं। धान के साथ मछली पालन आजकल किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक प्रभावी और टिकाऊ विकल्प बनकर उभर रहा है। एकीकृत मत्स्य पालन न सिर्फ पानी और जमीन का बेहतर उपयोग करता है, बल्कि उत्पादन बढ़ाने के साथ पर्यावरण के अनुकूल खेती को भी बढ़ावा देता है। दिल्ली सरकार ने निजी स्वामित्व वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को साझा टैक्सी के रूप में चलाने की अनुमति देने पर सहमति जताई। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के निजी गैर सहायता मान्यता प्राप्त विद्यालयों में फीस संबंधी मामलों की समीक्षा और समाधान के लिए जिला फीस अपील समितियों और पुनरीक्षण समिति में 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करने का निर्णय लिया है। केंद्र ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक की नियुक्ति को स्वीकृति दी है।
देश के उत्तरी हिस्सों में ठंड और घने कोहरे का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में घना कोहरा छाए रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में शीतलहर जारी रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे छाए रहने की संभावना जताई। आईएमडी ने कुछ एक इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंचने की चेतावनी दी है। ठंड और कोहरे के चलते लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। आईएमडी ने कुछ इलाकों में विजिबिलिटी शून्य तक पहुंचने की चेतावनी दी है और इस दौर में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। सरकार ने ईसीएमएस के तहत 22 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में करीब 41,863 करोड़ रुपए का निवेश होगा। 37,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद। इससे देश की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सप्लाई चेन मजबूत होगी और आयात पर निर्भरता कम होगी। ये प्रोजेक्ट्स 8 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे और मोबाइल, टेलीकॉम, ऑटोमोटिव और आईटी हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देंगे। भारतीय रेलवे के इतिहास में जुड़ने वाला है एक नया और अहम अध्याय। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश को 15 अगस्त 2027 तक मिलने जा रही है पहली बुलेट ट्रेन। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन 508 किलोमीटर लंबे इस रूट पर बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और पूरी दूरी केवल 2 घंटे 17 मिनट में तय होगी। प्रगति की 50वीं बैठक पर कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रगति की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि प्रगति भारत के शासन के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद स्वागत है। एक्सप्रेस 100 देख रहे हैं आप। चलिए रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। कैबिनेट सचिव डॉक्टर टीवी सोमनाथन ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 3,300 परियोजनाओं की समीक्षा की गई है। वहीं 61 सरकारी योजनाओं और 36 क्षेत्रों में शिकायतों का समाधान किया गया है। पिछले 10 वर्षों में रेलवे में हुई प्रगति पर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने कहा कि रेल संबंधी 1,437 मुद्दों का समाधान कर दिया गया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने कहा कि परिवहन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है। पिछले 11 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों में 60% की वृद्धि हुई है। उत्तराखंड सरकार ने आम जनता को दी बड़ी राहत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सीएनजी और पीएनजी पर लगने वाला वैट 20% से घटाकर सिर्फ 5% करने का फैसला लिया। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 4 नए लेबर कोड के ड्राफ्ट को जारी किया। इसमें न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य, व्यावसायिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा कवरेज शामिल। सरकार ने इन नियमों पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे और इन्हें 1 अप्रैल से देश भर में लागू करने का लक्ष्य रखा है। ड्राफ्ट के मुताबिक सोशल सिक्योरिटी का लाभ पाने के लिए गिग वर्कर्स को तय समय तक किसी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहना होगा। नए नियमों से सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा के व्यापक लाभ मिलेंगे। निर्यातकों के ऋण तक पहुंच मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा घोषित 7,295 करोड़ रुपए के निर्यात सहायता पैकेज का निर्यातकों के शीर्ष निकाय FIIO ने स्वागत किया। FIIO ने कहा कि ये कदम खासतौर पर MSME निर्यातकों के सामने मौजूद ऊंची ऋण लागत और गारंटी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मददगार साबित होगा, जो 2025 से 2031 के बीच लागू किया जाएगा। भारत की नॉमिनल GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026-27 में बढ़कर लगभग 11% और वास्तविक वृद्धि करीब 7.2% रहने की उम्मीद। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही एक झूठी खबर का खंडन किया है, जिसमें कहा जा रहा था कि RBI मार्च 2026 तक ATM से 500 रुपए के नोट देना बंद कर देगा। सरकार ने साफ कहा कि ये दावा पूरी तरह गलत। RBI ने स्पष्ट किया है कि 500 रुपए के नोट पूरी तरह से वैध हैं और अभी भी चलन में है।
FBI भी फैक्ट चेक ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें और किसी भी जानकारी को साझा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से उसकी पुष्टि अवश्य करें। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 26 दिसंबर को समाप्त हुए हफ्ते में $3.293 बिलियन बढ़कर $696.610 बिलियन हुआ। सोने और चांदी में शुक्रवार को तेजी देखने को मिली, जिससे सोने की कीमत फिर 1.34 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक हो गई और चांदी का दाम 2.34 लाख रुपए प्रति किलो के पार। अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने तीसरे नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का ऐलान किया। उसका इशू इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी BYD ने भारत में अपनी SUV सेलियन 7 के प्रीमियम संस्करण की कीमत में 50,000 रुपए की वृद्धि की है। अमेरिकी न्याय विभाग ने 1 जनवरी को अमेरिका में आईसिस समर्थित हमले को किया नाकाम। इस दौरान उन्होंने नॉर्थ कैरोलिना के रहने वाले 18 साल के क्रिश्चियन स्टर्डिवेंट को जिहाद की योजना बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया। आपराधिक शिकायत के अनुसार स्टर्डिवेंट ने आईसिस से प्रेरित होकर नए साल की शाम को हमला करने की योजना बनाई थी। उसे 31 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया और 2 जनवरी को अदालत में पहली बार पेश किया गया। इसके साथ ही FBI ने आरोपी के घर से कुछ दस्तावेज जब्त किए हैं, जिसमें आतंकी हमले से जुड़ी जानकारी का ब्यौरा था। इसके अलावा FBI ने 2 हथौड़े और 1 चाकू भी जब्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरानी अधिकारी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करते हैं तो अमेरिका उस पर कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया धमकियों पर लंदन स्थित चैथम हाउस में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका कार्यक्रम के निदेशक डॉक्टर सनम वकील ने प्रतिक्रिया दी। डॉक्टर सनम ने कहा कि ट्रंप की ये धमकी सिर्फ कठोर दिखने की कोशिश लगती है। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप वाकई अपने शब्दों को कदमों में बदलते हैं तो ये हैरान करने वाली बात होगी। यूक्रेन के खार्किव शहर में एक बहुमंजिला इमारत में जोरदार धमाका हुआ। धमाके में पूरी इमारत तबाह हो गई। करीब 30 लोग धमाके में घायल। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल से इमारत को निशाना बनाया था। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने हमले से इनकार करते हुए कहा कि विस्फोट यूक्रेनी गोला बारूद के फटने से हुआ। ज़ेलेंस्की ने प्रथम उप प्रधानमंत्री मिखाइलो फेडोरोव को डेनिस शुमहाल के स्थान पर यूक्रेन का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सैन्य खुफिया प्रमुख जनरल कैरिलो बोडानोव को राष्ट्रपति कार्यालय का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया। गन वायलेंस आर्काइव आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में अमेरिका में बंदूक हिंसा के मामले में कम से कम 40,000 लोगों को गोली मारी गई। इसमें 14,600 से अधिक की मौत हो गई और 26,100 से अधिक लोग घायल। जीबीए ने बताया कि 2025 में अमेरिका में कम से कम 407 सामूहिक गोलीबारी घटनाएं दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार गोलीबारी घटनाओं में बच्चों और किशोरों की बड़ी संख्या में प्रभावित हुई। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने मिराफ्लोरेस पैलेस में चीनी सरकार के विशेष दूत क्यू शियाओकी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों और सहयोग को मजबूत करने पर जोर दिया गया। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने यमन के हद्रामौत प्रांत में यूएई समर्थित सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसमें 20 अलगाववादी लड़ाकों की मौत हुई, कई घायल। यह हवाई हमले अल हशा सैन्य शिविर पर किए गए। इसके अलावा सेयून शहर के हवाई अड्डे और सैन्य अड्डे को भी निशाना बनाया गया। भारत में इजराइल के महावाणिज्य दूत यानिव रिवाच ने भारत में आरएसएस के योगदान की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने भारत में आतंकवाद से निपटने के लिए जरूरतों को पहचानने पर ध्यान देने की भी बात कही। यानिव रिवाच ने कहा कि हम आतंकवादी संगठनों को इजराइल में रहने वाले आम लोगों को धमकाने की इजाजत नहीं दे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ इजराइल के लोगों के लिए नहीं बल्कि भारत के लोगों के लिए भी जरूरी है। भारतीय महिला हॉकी टीम को नया मुख्य कोच मिल गया है। हॉकी इंडिया ने नीदरलैंड के सोल्ट मारिने को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त करने की घोषणा की। मारिने दूसरी बार भारतीय टीम के मुख्य कोच बने हैं। इससे पहले उनके कार्यकाल के दौरान टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 4था स्थान हासिल किया था। इंग्लैंड ने सिडनी में होने वाले एशिया सीरीज के 5वें टेस्ट के लिए अपने 12 सदस्यीय दल में ऑफ स्पिनर शोएब बशीर को शामिल किया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का कहना है कि वे टीम के मुख्य कोच
ब्रेंटन मैककलम के स्थान पर किसी और की कल्पना भी नहीं कर सकते। वीनस विलियम्स 5 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने जा रही है। वीनस को 18 जनवरी से शुरू होने वाले साल के पहले ग्रैंड स्लैम के लिए वाइल्ड कार्ड दिया गया है। 45 वर्षीय वीनस ऑस्ट्रेलियन ओपन में भाग लेने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन जाएंगी। वीनस 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल वर्ग की विजेता रह चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के टेनिस स्टार निक किर्गियोस का कहना है कि वे एक बार फिर बैटल ऑफ द ससेक्स में हिस्सा लेना चाहेंगे। टॉटनहैम के ब्रेंडन जॉनसन क्रिस्टल पैलेस से जुड़ने के लिए राजी हो गए हैं। जॉनसन ने 35 मिलियन पाउंड में क्लब के साथ करार किया है। स्ट्रासबर्ग के मैनेजर लियाम रोसेनिया चेल्सी के मैनेजर बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं। एंजो मारिस्का के जाने के बाद से चेल्सी के मैनेजर का पद खाली है। आर्सेनल की टीम ने नए साल पर ईपीएल में शीर्ष पर रहने के बाद कभी प्रीमियर लीग नहीं जीती है। हालांकि मैनेजर मिकेल आर्टेटा का मानना है कि उनकी टीम इस बार ये परंपरा तोड़ने में कामयाब रहेगी। मैन सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला का मानना है कि प्रीमियर लीग में अब खिताब की दौड़ सिर्फ 2 टीमों के बीच रह गई। आर्सेनल लीग में सबसे आगे। लुइस रीस-जामिट ने एनएफएल टीम बोस्टन बियर्स के साथ एक नया करार किया है। 24 वर्षीय लुइस ने इस करार पर खुशी जताई। क्लब ने करार की शर्तों को लेकर अभी कोई खुलासा नहीं किया। नए साल पर 200 से ज्यादा तैराकों ने स्लोवेनिया के एड्रियाटिक समुद्र में तैराकी की। इटली में साल के पहले दिन लोगों ने रोम की टाइबर नदी के बर्फीले पानी में डाइव लगाई। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।